चाहता था, लेकिन मास्टर कोशिरो ने उसे ऐसा करने से रोक दिया था। यह अनुमान लगाया जाता है कि सिस्टम में मेजबान ईशान को भी एक कार्ड के रूप में गिना जाता था और सितारों और योग्यता की संख्या के अनुसार उसे अब एक स्टार ग्रीन कार्ड होना चाहिए, जिसे उसके उन्नयन के बाद प्राप्त विशेषता बिंदुओं से देखा जा सकता है। प्रत्येक स्तर पर अपग्रेड करने पर उसे +5 शक्ति और +5 गति प्राप्त होती है। जब वह स्तर 5 पर पहुंचा तो प्रत्येक में 20 अंक की वृद्धि हुई। यह सिस्टम में उल्लिखित योग्यता प्रश्न हो सकता है, क्योंकि जब ईशान ने अपने अनुभव पुस्तिका के साथ समनोसुके अकेची के कार्ड को स्तर 5 तक बढ़ाया तो उन्होंने पाया कि समनोसुके अकेची का कार्ड एक 3 सितारा कार्ड पदोन्नति के प्रत्येक स्तर पर 15 अंक शक्ति और गति, 20 अंक जीवन और नेन प्राप्त कर सकता है। यह कार्ड संतुलित प्रकार का हो सकता है, अर्थात उन्नत विशेषताओं में ताकत और गति में समान वृद्धि होती है, जो तुलना के लिए एक अच्छा संदर्भ है। ईशान ने सिस्टम से यह भी पूछा कि क्या मेजबान उन्नत पत्थर का इस्तेमाल सितारों और योग्यताओं की संख्या बढ़ाने के लिए कर सकता है, लेकिन उसे बताया गया कि वह ऐसा नहीं कर सकता और उसे अन्य विशेष वस्तुओं की आवश्यकता होगी। उसे किन विशेष वस्तुओं की आवश्यकता है, यह सिस्टम ने उसे नहीं बताया। हालांकि यह थोड़ा अफसोसजनक था, लेकिन सिस्टम का जवाब अच्छा था। इससे ईशान को थोड़ी उम्मीद मिली। 30% अनुपात के अनुसार समनोसुके अकेची के कार्ड का प्रत्येक स्तर उसे सभी विशेषताओं के केवल 5 अंक ला सकता है। इसलिए अब ईशान की विशेषताएं इस प्रकार हैं। नाम ईशान, स्तर 5, डोरिकी पावर लेवल 217, शक्ति 82, आधार 5 प्लस उन्नयन 20 प्लस कार्ड 35 प्लस स्वाभ्यास 22, गति 78, बेसिक 5 प्लस अपग्रेड 20 प्लस कार्ड 35 प्लस सेल्फ वर्कआउट 18, जीवन शक्ति 89, बेसिक 10 प्लस अपग्रेड 40 प्लस कार्ड 39, नेन मन बल 99, मूल 0 प्लस उन्नयन 40 प्लस कार्ड 39 प्लस नेन अभ्यास 20, कौशल उन्नत तलवारबाजी, तलवारबाजी की गति +30%, विनाशकारी शक्ति +30%, प्रवीणता 10, 000 000 10 000 000, मध्यवर्ती नेन अभ्यास, नेन की प्रति घंटे पुनर्स्थापना की संख्या बढ़ाए, वर्तमान पुनर्स्थापना मूल्य 5 अंक, नेन के कुल मूल्य में 25% की वृद्धि होगी। प्रवीणता 6, 811/50 000। ईशान के पास अब जो 2 कौशल हैं, उनमें से उन्नत तलवारबाजी की 10 लाख दक्षता पहले से ही पूरी थी, लेकिन अजीब बात यह है कि उन्नत तलवारबाजी को अब उन्नत नहीं किया जा सकता, जो तथाकथित अड़चन है। ईशान जानता है कि तलवारबाजी का एक उच्च स्तर होना चाहिए, लेकिन उसके पास अंतर्दृष्टि और सुधार के अवसर का अभाव है। हालांकि नेन अभ्यास उसके तलवारबाजी के दैनिक अभ्यास के साथ जमा हो रहा था। यह नेन की मात्रा तक सीमित था। वह तलवारबाजी में अपनी दक्षता जितनी तेजी से नहीं सुधार पा रहा था, इसलिए अब वह केवल मध्यवर्ती स्तर पर था। हालांकि अभ्यास कौशल में सुधार के बाद वह ईशान के नेन मानों की कुल संख्या को प्रतिशत के हिसाब से बढ़ा सकता है। यह कोई बड़ा आश्चर्य नहीं था। चाहे उन्नत तलवारबाजी हो या मध्यवर्ती नेन अभ्यास, इन दोनों कौशलों का ईशान के डोरिकी मान पर प्रभाव पड़ता है। अन्यथा उसके वर्तमान गुण मान के साथ 200 से अधिक डोरिकी मान प्राप्त करना असंभव है। बेशक ऐसा कहा जाता है कि सुपरमैन कहलाने के लिए लगभग 500 अंक चाहिए। ईशान के पास 200 से ज्यादा डोरिकी मान हैं, जो देखने में काफी कम लगता है, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि तलवारबाजी के लंबे अभ्यास में ईशान को एक अजीब बात पता चली, वो ये कि जब वह अपने फ्लैश कौशल का इस्तेमाल करने के लिए नेन का सेवन करता है तो उसके पावर लेवल का मान तुरंत बदल जाता है।
यह बदलाव जाहिर है बढ़ रहा था और ईशान द्वारा बुलाए गए नेन के आकार के अनुसार डोरिकी के मूल्य में भी वृद्धि अलग अलग थी। उदाहरण के लिए अगर वह अपनी तलवार में अपने 99 नेन पॉइंट लपेटता है और बुलेट फ्लैश मारता है तो उसी पल उसकी डोरिकी का मूल्य कम से कम दोगुना हो जाता है। चूंकि फ्लैश स्किल्स तात्कालिक होती हैं, इसलिए उनके लिए इसे ध्यान से देखना मुश्किल था। ईशान ने भी इसे एक अप्रत्याशित स्थिति में पाया है। अपनी विशेषताओं को पढ़ने के बाद ईशान ने कार्ड बैग में पलटकर उन कार्डों को देखा जो उसे मिले थे। वह हर 100 दिन में एक मुफ्त कार्ड निकाल सकता है। पिछले 6 सालों में ईशान ने कुल मिलाकर 21 कार्ड निकाले हैं। हालांकि ऐसे एकल ड्रॉ कार्ड की संभावना बहुत कम है, लेकिन बार बार ड्रॉ होने की संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए यह अभी भी संभव है। इस 21 ड्रॉ कार्ड में ईशान ने लगातार 3 पूरे कार्ड निकाले हैं। कई कार्ड होना अच्छी बात है, लेकिन समस्या यह थी कि वे कार्ड 1 स्टार और 2 स्टार थे। रैंडो 1 स्टार ग्रीन कार्ड स्रोत यू यू हकुशो शिमुरा शिनपाची 1 स्टार ग्रीन कार्ड स्रोत गिंटामा जाबू 2 स्टार ब्लू कार्ड स्रोत सेंट सेया। जब उसने ये पत्ते निकाले तो ईशान उलझन में पड़ गया। हालांकि वह जानता था कि इतने कम स्तर के पत्तों का कोई मूल्य नहीं है, लेकिन उनके गुणों और कौशलों को देखने के बाद उसे सचमुच समझ आया कि उसे उन्हें उन्नत क्यों नहीं करना चाहिए। भले ही उनके मूल गुण बहुत कम थे, फिर भी उनके पास सिर्फ एक ही हुनर था। रैंडो का कार्ड फिर भी बेहतर था। उसके पास छोटे छोटे मंत्र सिकुड़ता अभिशाप हैं। ईशान को नहीं पता था कि इसका क्या असर होता है। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि शिमुरा शिनपाची के कार्ड में सिर्फ एक ही हुनर था, शिकायत करना। और तो और एक छोटे से ब्रह्मांड से आया यूनिकॉर्न जाबू भी है, वो अच्छा था या बुरा? लेकिन कार्ड की विशेषताओं में अप्रत्याशित रूप से उसमें भी वही नेन विशेषता है। तो ईशान समझ गया कि सिस्टम से चाहे किसी भी तरह के कार्ड निकाले जाएं, उनके कौशल को नेम के अनुसार वर्गीकृत किया गया था। ऐसा लगता है कि सिस्टम की अवधारणा में नेम ने पूरे ब्रह्मांड को एकीकृत किया है। ईशान के पास अभी भी इस्तेमाल करने के लिए एक कार्ड स्लॉट है, लेकिन वह इसे इन कार्डों पर बर्बाद नहीं करना चाहता। बोनस का प्रतिशत कम है और कार्डों की मूल विशेषताएं बहुत कम हैं। अगर ये कार्ड लगाए भी जाए तो भी प्राप्त विशेषता बोनस उतना नहीं होगा। बेहतर होगा कि इसे पहले 10 लगातार ड्रॉ के लिए रखा जाए और एक 4 सितारा नारंगी कार्ड लगाया जाए। समुद्र में काफी देर तक बहने के बाद ईशान को भूख लगी तो वह ऊपर चढ़ गया और अपना पैकेट खोला। यह पार्सल ईशान के लिए एक उपहार था। इसमें कुछ कपड़े थे। इसके अलावा 3 दिन के लिए पर्याप्त सूखा खाना भी था। ईशान ने गांव के अंकल हल की बात सुनी थी, जिन्होंने उसे बताया था कि नाव से सबसे नजदीकी द्वीप तक पहुंचने में उसे 3 दिन लगेंगे, इसलिए उसने यह सूखा खाना तैयार किया। सूखा खाना और पानी की बोतल निकालकर ईशान नाव पर बैठ गया और खाना खाने लगा, लेकिन इस दौरान उसे अपने पैकेट में एक छोटा सा कपड़े का थैला मिला। उसे याद आया कि उसने इसे पैकेज में नहीं रखा था, इसलिए उत्सुकतावश उसने इसे उठाया और खोला। ईशान को यह उम्मीद नहीं थी कि यह कपड़े का थैला हरे नोटों के ढेर और एक सफेद लिफाफे से भरा होगा। ईशान ने पैसे गिने और पाया कि कुल मिलाकर 20,000 बेरीज थे। पहली बार उसके हाथ में इतने सारे पैसे आए थे। फिर उसने लिफाफा खोला। उसमें मास्टर कोशिरो का लिखा एक पत्र था। हालांकि वह उसे विदा करने नहीं आया था, फिर भी मास्टर कोशिरो हर समय उसके बारे में सोचता रहा। ये 20,000 बेरिया मास्टर कोशिरो की सारी जमा पूंजी थीं, और उन्होंने ये सब ईशान को उसकी यात्रा के लिए दे दी। ईशान गर्मजोशी से भरा हुआ था।
हालांकि 20,000 बेरीज ज्यादा नहीं थीं, पर ये मास्टर कोशिरो की उसके प्रति चिंता को दर्शाती थीं। जैसे ही ईशान ने आह भरी, अचानक उसके मन में सिस्टम से आती हुई आवाज सुनाई दी। पैसे मिल गए, क्या मेजबान रिचार्ज करना चाहता है? पहले रिचार्ज पर आपको पहला बड़ा गिफ्ट बैग मिल सकता है। ईशान आश्चर्यचकित हो गया और तुरंत बोला, सभी 20,000 बेरीज का उपयोग करके रिचार्ज करें। सिस्टम ने उत्तर दिया, आपके पास 2 कार्ड ड्रॉ उपलब्ध हैं, क्या आप कार्ड निकालना चाहेंगे? ईशान उत्साहित होकर बोला, सिस्टम, एक कार्ड निकालो। ईशान को एक कार्ड मिला, लेकिन जब उसने देखा कि उस पर लिखा है सेल्फ डिस्ट्रक्ट बटन, जब कार्ड अचानक से स्वयं सक्रिय हो गया तो ईशान घबरा गया और वह चिल्लाया, मुझे युगियों कार्ड कैसे मिला और यह कार्ड क्यों मिला? बूम! ईशान के टुकड़े टुकड़े हो गए और कहानी दुखद अंत के साथ समाप्त होती है। मैंने अपने संपादक से पूछा, आप उसे इतनी बुरी तरह क्यों मारते हैं? उसने मुझे बताया कि वह इन क्लिफहैंगर्स की वजह से बहुत गुस्से में था। एक्सडी क्लिफहैंगर्स को मौत, उसने कहा। सेनगोकू शीघ्र ही वहां पहुंच गए। उनके साथ वाइस एडमिरल त्सुरु और गोपाल भी थे। सेनगोकू ने त्सुरु और गोपाल को इसलिए साथ लाया था क्योंकि उसने सोचा था कि एडमिरल किजारू मरीन मुख्यालय में नहीं थे, इसलिए वह पूरी ताकत से ईशान को रोकना चाहता था। जब तीनों अनुभवी सैनिक बंदरगाह पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पूरा क्रिसेंट मून बंदरगाह ईशान के जहाज को घेरकर मरीनों से भरा हुआ था। बड़ी संख्या में तोपें और आग्नेयास्त्र ईशान के जहाज पर निशाना साधे हुए थे और यहां तक कि मरीन सैनिक भी अपने युद्धपोतों पर सवार होकर अपनी तोपों को इस दिशा में मोड़ चुके थे। यह स्थिति देखकर सेनगोकू ने राहत की सांस ली। इस मजबूत घेरे में ईशान बचकर भाग नहीं सकता था। मरीन कोट पहने सेनगोकू पास आया और मेगाफोन लेकर आर्क मैक्सिम पर सवार ईशान की ओर चिल्लाया, ईशान, तुम क्या करना चाहते हो? अगर तुम अभी अपने जहाज से नीचे आ जाओ तो मैं दिखावा कर सकता हूं कि कुछ हुआ ही नहीं। ओह सेनगोकू, तुम आ गए। ईशान जहाज के अगले हिस्से पर कूद पड़ा और उसे और उसके साथियों को हाथ हिलाकर कहा, और वाइस एडमिरल त्सुरु और गोपाल, क्या तुम भी मुझे विदा करने आए हो? मैं सचमुच सम्मानित महसूस कर रहा हूं। वाइस एडमिरल त्सुरु ने भावशून्यता से ईशान को देखा, जबकि गोपाल खिलखिलाकर हंसा और बोला, अरे बदमाश, आज्ञाकारी होकर नीचे आ। तू स्थिति देख सकता है, तेरे बचने का कोई रास्ता नहीं है। क्या ऐसा है? ईशान हल्के से मुस्कुराया। उसका नजरिया अलग था। सेनगोकू ने जब देखा कि ईशान जरा भी चिंतित नहीं लग रहा था तो उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। इसी दौरान उसे ईशान के जहाज में भी कुछ असामान्य बात नजर आई। आर्क मैक्सिम अभी भी समुद्र की सतह पर तैर रहा था, हिल नहीं रहा था, लेकिन जहाज के पतवार के चारों ओर पानी की बड़ी बड़ी फुहारें उठ रही थीं, जो दोनों दिशाओं में फैल रही थीं। यह घटना जेट डायल के पूरी शक्ति से काम न करने के कारण हुई। एक बार सक्रिय होने पर आर्क मैक्सिम तुरंत ऊपर चढ़ सकता था। हालांकि सेनगोकू इन विवरणों से अनजान रहा। वह उलझन में था और समझ नहीं पा रहा था कि ईशान और उसका दल आसमान से भागने की योजना बना रहे हैं। उसने मान लिया कि वे बंदरगाह से बाहर निकलने की योजना बना रहे हैं। इसलिए उसने एक बार फिर मेगाफोन से ईशान पर चिल्लाया, ईशान, अपने चारों ओर देखो। मरीन मुख्यालय के बेड़े में अब 50 से ज्यादा जहाज हैं। अगर तुम बंदरगाह से बाहर निकलने में कामयाब भी हो गए तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम बहुत दूर तक जा पाओगे? फ्लीट एडमिरल सेनगोकू। ईशान चिल्लाया, मैं क्यों जाना चाहूंगा? आपको यह अच्छी तरह पता होना चाहिए।
चूंकि आप मुझे मेरा पैसिफिस्टा देने को तैयार नहीं हैं, इसलिए मैं खुद जाकर इसे ले लूंगा। दरअसल हम अभी भी निकल सकते थे, लेकिन अलविदा कहे बिना जाना ठीक नहीं होता। इसीलिए मैंने आपका इंतजार किया। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप शिचिबुकाई के रूप में मेरा दर्जा वापस लेना चाहते हैं तो आगे बढ़िए। इतना कहकर ईशान ने बिना कोई शब्द गवाए इशारा करके आदेश दिया, चले जाओ। ईशान का आदेश सुनकर सेनगोकू दंग रह गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि ईशान इतना दृढ़ होगा, लेकिन मरीन की योजना पहले ही बन चुकी थी और सेनगोकू इस नाजुक मौके पर कोई चूक बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अगले ही पल वह जोर से चिल्लाया, गोली चलाओ, उसका जहाज डुबो दो। क्रिसेंट मून हार्बर के आसपास तैनात मरीन्स की नसें बहुत घबरा गई थीं और जैसे ही उन्होंने ये आदेश सुने, उन्होंने सहज ही गोलियां चला दीं। एक पल में क्रिसेंट मून हार्बर एक गगनभेदी गर्जना से गूंज उठा। यह सैकड़ों मरीन सैनिकों और 1 दर्जन से ज्यादा युद्धपोतों की गोलाबारी की संयुक्त ध्वनि थी और मारक क्षमता का ऐसा प्रदर्शन सचमुच अकल्पनीय था। इस समय कुइना भी भीड़ में थी। बेस से पहले हो रहे शोरगुल की आवाज सुनकर वह सूर्या, ताशिगी और हिना के साथ जल्दी से घटनास्थल पर पहुंची। जब कुइना पहले ईशान के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही थी तो उसे उसके इरादों का जरा भी अंदाजा नहीं था। हालांकि अब जब उसने ईशान को जबरदस्ती बंदरगाह छोड़ने की कोशिश करते देखा तो उसे समझ आ गया कि शायद उसने ही कुछ गड़बड़ कर दी है। शायद उसकी ही समझदारी ने ईशान को मरीन मुख्यालय छोड़ने का दृढ़ निश्चय करने के लिए राजी किया था। जैसे ही मरीन ने अपनी गोलाबारी शुरू की, कुरिना का दिल तेजी से धड़कने लगा और वह लगभग चीख पड़ी। वह अकेली नहीं थी। उस समय सूर्या और ताशिगी ने सोचा कि ईशान भी खत्म हो गया है। इतनी भारी मारक क्षमता के सामने कोई भी जीवित नहीं बच सकता था, भले ही वह शिचिबुकाई ही क्यों न हो। हालांकि जिस बात ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया वह यह थी कि जिस समय मरीन बंदूकें गरजीं, उसी समय ईशान ने कार्रवाई शुरू कर दी। उसके हाथों में भारी मात्रा में बैंगनी लौ प्रकट हुई और उसने उसे डेक पर दबा दिया। अगले ही क्षण बैंगनी ज्वाला का एक विशाल स्तंभ फूट पड़ा, जिसने पूरे आर्क मैक्सिन को घेर लिया। ऊंची ज्वाला न केवल आर्क मैक्सिन को थोड़ा सा भी नुकसान पहुंचाने में विफल रही, बल्कि सभी दिशाओं से मरीन द्वारा दागे गए तोप के गोले भी इस बैंगनी ज्वाला की सीमा में प्रवेश करते ही अजीब तरह से रुक गए। क्या हो रहा है? मरीन सैनिकों के बड़े बड़े समूह अपने सामने के दृश्य को देखकर दहशत में थे। आमतौर पर गोलियां या तोप के गोले इतनी तेज गति से चलते हैं कि उन्हें नंगी आंखों से देखना नामुमकिन होता है, फिर भी इस पल वे अपनी चलाई हुई गोलियों और तोप के गोलों को जेल जैसी बैंगनी लपटों में जमे हुए देख सकते थे। ये प्रक्षेपास्त्र चाहे बड़े हों या छोटे, लपटों के बीच बिना किसी हलचल के गतिहीन ही रहे। नौसैनिकों की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि आर्क मैक्सिम पर सवार एनेल भी अपने चारों ओर फैली लपटों को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। हालांकि लपटें बहुत तेज लग रही थीं, लेकिन अजीब बात यह थी कि उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। जहां तक फ्लीट एडमिरल सेनगोकू का प्रश्न है, जब उन्होंने यह दृश्य देखा तो उनकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं। वह लपटों के इस विशेष रंग से अपरिचित नहीं था, क्योंकि यह उसी प्रकार की लपटें थीं जिन्होंने अतीत में मैरी जियोइस को जला दिया था। यह सही है, यह ईशान यागामी के एक विशेष कदम संजिंगी नोनी को बड़े पैमाने पर प्रदर्शित कर रहा था। बाहर की ओर निष्कासित होने के बजाय यह आर्क मैक्सिम के केंद्र से प्रस्फुटित हुआ। ईशान यागामी के कार्ड को अनन्य खजाने यासाकानी नो मगाटामा से सुसज्जित करने के बाद ईशान की क्षमताओं में एक अनोखा स्थिरता प्रभाव आया। ईशान, जो उनकी विभिन्न क्षमताओं से परिचित था, इन लपटों को नियंत्रित करने में सक्षम था ताकि वे उसके सहयोगियों को नुकसान
न पहुंचा सकें। मेरे ओटकू सेंपाई पर और अध्याय पढ़े। यही वजह थी कि मरीन्स की मारक क्षमता चाहे कितनी भी भयंकर क्यों न हो, वह उनके सामने शांत रहता था। अपनी मौजूदा क्षमताओं के बल पर वह उनके हमलों को आसानी से नाकाम कर सकता था। धीरे से खड़े होकर ईशान ने अपना दाहिना हाथ भींच लिया, जिससे बैंगनी लपटों का तापमान तेजी से बढ़ गया। स्थिर अवस्था में लटके तोप के गोले तुरंत पिघले हुए लोहे में बदल गए। जैसे ही लपटें बुझीं, पिघला हुआ लोहा आसमान से समुद्र में गिरकर फिर से लोहे के टुकड़ों में जम गया। यह कदम किसी अलौकिक शक्ति से कम नहीं था। इसने मरीन्स को करारा झटका दिया। किसी ने भी नहीं सोचा था कि इतने जबरदस्त हमले को ईशान अकेले ही नाकाम कर देगा और उसे अचानक खत्म कर देगा। वे इस चमत्कारी दृश्य को देखकर अचंभित होकर देखते रहे तथा यह नहीं समझ पा रहे थे कि इस पर क्या प्रतिक्रिया दें। इससे पहले कि सेनगोकू और उसकी टीम सदमे से उबर पाते, उन्हें अचानक एक तेज आवाज सुनाई दी। अगले ही पल ईशान का विशाल आर्क मैक्सिम मानो जादू से समुद्र की सतह से ऊपर उठा और पलक झपकते ही 10 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर पहुंच गया। धिक्कार है, यह तो हवाई जहाज है। सेनगोकू को इस पल बहुत आश्चर्य हुआ। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ईशान का जहाज भी गोल्डन लायन शिकी के जहाज की तरह उड़ सकेगा। आर्क मैक्सिम के हवा में ऊपर उठने के कारण नौसेना की तोपें अब उन तक नहीं पहुंच पा रही थीं। फायरिंग का कोण सीमित था और इस दुनिया में नौसेना के जहाजों में विमानरोधी मिसाइलें नहीं थीं। गोपाल, सेनगोकू जल्दी से चिल्लाया। वाइस एडमिरल गोपाल कुछ हद तक अनिच्छुक थे, लेकिन फिर भी उन्होंने पास के एक मरीन सैनिक से मोर्टार लिया, एक गोला निकाला, शीशे की गेंद के आकार के प्रक्षेप्य को अपने हाथ में तौला और फिर उसे बलपूर्वक आकाश में फेंक दिया। प्रक्षेप्य ने एक तीखी सीटी जैसी ध्वनि उत्पन्न की जब वह मोर्टार से भी अधिक गति और बल के साथ आर्क मैक्सिम की ओर उड़ा। मुट्ठी उल्कापिंड। लेकिन ठीक उसी समय जहाज के अगले हिस्से पर खड़े ईशान ने अचानक अपनी हथेली खोली और गोपाल के आने वाले प्रक्षेप्य की दिशा में निशाना साधा। उसके हाथ से ऊर्जा का एक काला गोला निकला और प्रक्षेप्य की ओर तेजी से बढ़ गया। अरहा प्रक्षेप्य तुरंत ईशान द्वारा छोड़े गए काले कणों से टकराया, जिससे एक जोरदार विस्फोट हुआ। इसके साथ ही ईशान द्वारा छोड़े गए काले कण भी फट गए, जिससे कांच के टूटने जैसी आवाज निकली। गोपाल का हमला बेअसर साबित हुआ और सेनगोकू ने खुद भी लड़ाई में शामिल होने की सोची। लेकिन ठीक उसी समय उसने देखा कि ईशान के जहाज के नीचे एक विशाल वज्रपात दिखाई दिया, जो बिजली की कड़क और फुफकार के साथ चमक रहा था। हाँ। एनएल जहाज की रेलिंग पर खड़ा था, अपनी सुनहरी छड़ी को बाहें फैलाए हुए, और नीचे खड़े नौसैनिकों को संबोधित करते हुए बोला, यह एक विदाई उपहार है। रायगो थंडर ग्रीटिंग। जैसे ही उसकी आवाज गूंजी, विशाल थंडर बॉल में तीव्र बिजली चमकने लगी, जिससे दर्जनों बिजली के बोल्ट नीचे बंदरगाह की ओर तेजी से गिरने लगे। मुझे वो व्यक्ति नहीं मिला जिसे तुम ढूंढ रही हो। तुम्हें किसी और से पूछना चाहिए। हॉकिंस ने अपने टैरो कार्ड एक तरफ रख दिए और किजारू से कहा। किजारू ने अपना सिर खुजाया और कहा, अरे, अगर मैं सेंटोमारू को नहीं ढूंढ पाया तो मेरे पास करने को कुछ नहीं होगा। खैर, चूंकि मैं वैसे भी बेकार हूं, तो मैं तुम जैसे अपराधी को यूं ही नहीं छोड़ सकता, है ना? बेसिल हॉकिंस। मरीन्स, जो इस समय सबाउडी द्वीपसमूह पर उपस्थित 100 मिलियन से अधिक नौसिखिए समुद्री डाकुओं के बारे में अच्छी तरह से जानते थे, किजारू ने हॉकिंस को देखते ही उसे पहचान लिया था। गति ही भार है। क्या आपको कभी तेज गति से लात मारी गई है? जैसे ही किजारू ने ये शब्द कहे, उसने सीधा हमला बोल दिया। एक साइड किक हॉकिंस के सिर पर मारी गई।
हॉकिंस ने अभी बोलना ही खत्म किया था कि अचानक उसने हरकत की। लात इतनी तेज लगी कि हॉकिंस को प्रतिक्रिया करने का भी समय नहीं मिला। एक जबरदस्त जोर ने उसे उड़ा दिया। एक जोरदार धमाके के साथ हॉकिंस पास की एक इमारत से टकरा गया। हालांकि किजारू यहीं नहीं रुका। उसकी दाहिनी तर्जनी उंगली के सिरे से अचानक एक तेज रोशनी निकली, जिसके बाद एक लेजर हॉकिंस पर उसी जगह लगा जहां से उसे छोड़ा गया था। रोशनी का एक तेज विस्फोट हुआ और इमारत ऐसे फटी मानो उस पर कोई बम गिरा हो और मलबा हर जगह उड़ रहा हो। कैप्टन हॉकिंस के समुद्री डाकू दल के सदस्य भयभीत होकर यह सब देख रहे थे और चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सके। हालांकि एक खड़खड़ाहट की आवाज आई। हॉकिंस मलबे से पूरी तरह सुरक्षित बाहर निकले और बोले, चिंता मत करो, मैं ठीक हूं। किजारू ने हॉकिंस की ओर देखा, जो पूरी तरह सुरक्षित था। उसके चेहरे पर उलझन भरी अभिव्यक्ति थी। जैसी कि उम्मीद थी, वह कोई साधारण दुश्मन नहीं था। हॉकिंस ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और उसकी आस्तीन के नीचे से दो जले हुए पुआल के आदमी रेंगते हुए जमीन पर गिर पड़े। उसने आगे कहा, लेकिन सौभाग्य से पिछली बार मेरा सामना भी ऐसे ही किसी दुर्जय व्यक्ति से हुआ था। इसलिए उस दिन के बाद से मैं ज्यादा तैयार हो गया हूं। उम्मीद है कि सब ठीक हो जाएगा। तभी एक कराहने की आवाज गूंजी और एक विशालकाय आकृति हॉकिंस के आगे गिर पड़ी और हॉकिंस तथा किजारू के सामने एक अस्तव्यस्त ढेर के रूप में गिर पड़ी। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि सनकी भिक्षु उरूज था, जिसका चेहरा और शरीर घावों से भरा हुआ था तथा अभी भी खून बह रहा था, जो एक दयनीय दृश्य प्रस्तुत कर रहा था। इस सारी अराजकता को भड़काने वाला तो और भी बड़ा व्यक्ति था। इस व्यक्ति का शरीर गोलमटोल और अंग पतले थे तथा उसके सिर पर भालू जैसी टोपी थी। क्या यह बार्थोलोम्यू कुनाल नहीं है, समुद्र का पूर्व सरदार? हॉकिंस के समुद्री डाकू दल के सदस्य इस विशालकाय आकृति को देखकर स्तब्ध रह गए। और जब उरूज जमीन पर लेटा था तो उसकी नजर किजारू पर पड़ी और वह चिल्लाए बिना नहीं रह सका, क्या हो रहा है? एडमिरल किजारू यहाँ क्यों हैं? ओह, तुम मुझे जानते हो, किजारू ने अस्पष्ट स्वर में उत्तर दिया। ये तो बहुत बुरा है। उरूज को जमीन से उठने में बहुत मुश्किल हुई। आज एक पूर्व सरदार और एक एडमिरल का सामना करना वाकई मेरे लिए कोई सौभाग्य की बात नहीं है। क्या आज मेरा नाश होना तय है? यह सुनकर हॉकिंस ने उरूज की ओर देखा और अचानक बोला, जरूरी नहीं। मुझे तुम पर मौत का साया नहीं दिख रहा। अजीब है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कोई तुम्हारी मदद के लिए आ रहा है। उरूज ने गहरी सांस लेते हुए कहा, नॉर्थ ब्लू के बेसिल हॉकिंस, मुश्किल हालात में भी आपको हास्य के लिए समय मिल ही जाता है। जब दोनों बातें कर रहे थे तब भालू जैसा विशालकाय बार्थोलोम्यू कुनाल उरूज और हॉकिंस की ओर तेजी से बढ़ रहा था। लेकिन जैसे ही वह उनके पास पहुंचा, एक आकृति अचानक आगे बढ़ी और कुमा के सिर पर जोरदार वार किया, जिससे उसका विशाल शरीर हवा में उछल गया। एक जोरदार धमाके के साथ वह पास की एक इमारत से टकरा गया। एक और व्यक्ति इस बार मैदान में उतरा। वह था एक्स देवराज रेड फ्लैग। अच्छा, रियर एडमिरल देवराज। किजारू ने देवराज को देखते ही उसे तुरंत पहचान लिया। किजारू। देवराज, जो विशालकाय कुनाल के साथ व्यस्त था, ने हस्तक्षेप के बाद ही किजारू की उपस्थिति को महसूस किया, जिससे उसे बेचैनी महसूस हुई। हॉकिंस ने देवराज की ओर देखा और उसे यह बात और भी अजीब लगी, क्योंकि उसने ड्रेक के चेहरे पर भी ऐसा ही भाव देखा। क्या ऐसा हो सकता है कि वे तीनों मिलकर किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ लें जो उनकी मदद कर सके और वे सफलतापूर्वक भाग सकें? हॉकिंस जब इस बारे में सोच ही रहा था,
तभी सन की भिक्षु उरुगे ने भी हरकतें शुरू कर दी। उसका शरीर अचानक गुब्बारे की तरह फैल गया और कुणाल जितना लंबा हो गया। अपने भिक्षुओं के वस्त्र उतारकर उरुगे ने अपनी हृष्ट-पुष्ट मांसपेशियां दिखाईं, उसकी मुट्ठियां दस्ताने से ढंकी हुई थीं। उसने कुमा के शरीर पर एक जोरदार मुक्का मारा। उनके ऊपर एक ऊंची इमारत के ऊपर एक अन्य नौसिखिए समुद्री डाकू स्क्रैचमैन अपू ने यह दृश्य देखा और खुद को हंसने से रोक नहीं सका और कहा, यह मनोरंजक होने वाला है। इसी बीच दूसरी दिशा में भाग रहे ललित और ट्राफल्गर लक्ष्य का भी बार्थोलोम्यू कुणाल से सामना हो गया। हॉकिंस समूह की तरह उन्हें भी लगा कि वे असली पूर्व सरदार कुणाल के आमने सामने आ गए हैं। वह यहाँ क्यों है? कुणाल को आते देख नैना एकदम चौंक गई। जोरो, ट्राफल्गर लक्ष्य और बाकी लोग पसीने से तरबतर हो गए और तुरंत अपने हथियार संभाल लिए। हालांकि दूसरी तरफ खड़े कुणाल ने बिना कुछ कहे अपने दस्ताने उतार दिए और अपना दाहिना हाथ ललित और अन्य लोगों की ओर बढ़ा दिया। अगले ही पल कुमार की हथेली से एक तेज चमक निकली। एक हल्की सी फुसफुसाहट के साथ प्रकाश की किरण ललित और उसके साथियों के स्थान की ओर बढ़ी। सावधान, एक झटका ले है, संजय चिल्लाया और समूह ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, अपनी मूल जगह से दूर कूद पड़े। लेजर की किरण जमीन पर पड़ी जहां वे खड़े थे, जिससे एक जोरदार विस्फोट हुआ। अरे, तुमने झूठ बोला कि ये शॉक वेव है। हमले से बचकर ललित संजय पर चिल्लाया। प्रभाव तरंग नहीं, फिर क्या है? संजय ने हैरानी से पूछा। यह तो लेजर बीम थी। ललित, चॉपर और ट्रांसवेस्टाइट बॉन्क्ले एक साथ चिल्लाए। उनकी आंखें सितारों की तरह चमक रही थीं और वे एक साथ लार टपका रहे थे। फिर तीनों मूर्ख एक दूसरे के कंधों को खेल खेल में धकेलने लगे और वहीं पर नाचते गाते रहे। लेजर बीम, लेजर बीम, फरहान रेडिकल बीम। आयरन मैन फरहान ने अपने दोनों हाथ जोड़े और मंडराते भालू पर एक शक्तिशाली रेडिकल बीम दागी, जिससे वह एक ही धमाके में उड़ गया। दूसरा गियर। ललित ने मस्ती छोड़ दी और उसके शरीर से गर्मी की आभा निकल रही थी, जो इस बात का संकेत था कि वह गंभीर हो रहा है। कमरा। ट्राफल्गर लक्ष्य ने अपनी उंगलियों से इशारा किया और अपनी शल्य चिकित्सा की जगह खोल दी। जोरो ने अपनी तलवार निकाली और उसे मुंह में रखकर युद्ध के लिए तैयार हो गया। हालांकि उसे लगा कि थ्रिलर बार्क में जिस कुणाल से उनका सामना हुआ था, उसमें कुछ अलग था। सच में, अगर ईशान यहाँ होता तो उसे तुरंत पहचान लेता। कुणाल जिसका वे अब सामना कर रहे थे, चाहे वह हॉकिंस हो या लफी का ग्रुप, असल में एक पैसिफिस्टा था। कर्म का फल। उरुज मुक्केबाजी की तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए उस पैसिफिस्टा को बेरहमी से पीट रहा था जिसका वे सामना कर रहे थे। उसके घूंसे अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थे और एक के बाद एक उन्होंने पैसिफिस्टा को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। जब उरूज ने एक ऐसा क्रूर मुक्का मारा कि पैसिफिस्टा जमीन पर गिर पड़ा, तो उसने सोचा कि लड़ाई समाप्त हो गई है। हालांकि अगले ही पल एक चमकदार चमक दिखाई दी और एक लेजर उरूज की बाह में घुस गया। आ! उरूज दर्द से चीखा और जमीन पर गिर पड़ा। पैसिफिस्टा धीरे धीरे ऊपर उठा और अपनी दाहिनी हथेली में बने एक गोलाकार छेद से धुआं छोड़ रहा था। क्या यह किजारस का लेजर है? देवराज ने यह देखा और मन ही मन हैरान रह गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि पैसिफिस्टा इस स्तर तक पहुंच जाएगा। उसके बगल में किजारू ने ड्रेक के आश्चर्य को देखा और बोला, रियर एडमिरल देवराज, या यूं कहूं कि पूर्व रियर एडमिरल, क्या आप उनकी जांच कर रहे हैं? क्यों न आप खुद भी कोशिश करें। देवराज भावशून्य रहे। मरीन के पूर्व रियर एडमिरल होने के नाते वे पैसिफिस्टास की योजनाओं से अच्छी तरह वाकिफ थे।
उन्हें पता था कि जब किजारू उनका जिक्र करता है तो वह पैसिफिस्टास की बात कर रहा होता है। तभी जब उरूज बुरी तरह घायल हो चुका था और उठने की कोशिश कर रहा था, पैसिफिस्टा देवराज पर झपटा। पैसिफिस्टा की नजर में उनके सामने खड़ा हर कोई बिना किसी खास मकसद के एक निशाना था। देवराज तेजी से मुड़ा, उसके हाथों में तेजी से बदलाव आया और उसने पैसिफिस्टा की मुट्ठी पकड़ ली। उसका पूरा शरीर एक भयानक डायनासोर में बदल गया। उसने अपना मुंह खोला और पैसिफिस्टा के सिर पर काटने लगा। प्राचीन जोआन प्रकार शैतान फल। अपने बेहद शक्तिशाली दंश से पैसिफिस्टा का सिर फटने लगा है। हालांकि अगर पैसिफिस्टा को दर्द न हो तो जब तक वह सक्रिय रह सके वह पलटवार कर सकता है। अपना हाथ बढ़ाते हुए पैसिफिस्टा की हथेली सीधे ड्रेक की डायनासोर की गर्दन को छू गई और एक और लेजर उसकी गर्दन की मांसपेशियों को चीरता हुआ आसमान में उड़ गया। घायल होने पर देवराज के पास अपने मूल रूप में लौटने और छलांग लगाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस बीच उरूज, जो अपने बगल में ड्रेक्स की लड़ाई देख रहा था, अभी भी उस दुर्लभ डेविल फ्रूट पर अचंभित था जो उसने देखा था। तभी किजारू उसके पीछे आ गया और उसने एक तेज किक सीधे उसकी कमर पर मारी। धमाका, धमाका, धमाका। किजारस की लात से उरूज का विशालकाय शरीर कई इमारतों से टकराकर अंततः मलबे के ढेर में जा गिरा। उसका भाग्य अनिश्चित था। शैतान पर विजय का चरण। हॉकिंस ने युद्ध की मुद्रा धारण कर ली और एक खतरनाक स्ट्रॉ मैन में बदल गया। उसने किराजू पर हमला किया, लेकिन किराजू तेजी से उसके हमलों से बच निकला और लेजरों की बौछार ने हॉकिंस के शरीर पर बार बार प्रहार किया। किराजू और पैसिफिस्टा के संयुक्त हमले में तीनों सुपरनोवा बुरी तरह पराजित हो गए। पास की एक गगनचुंबी इमारत से यह देखकर स्क्रैचमैन अपू को स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ और वे उनकी सहायता के लिए दौड़ पड़े। अपने शरीर को एक वाद्य यंत्र की तरह बजाते हुए अपू ने एक मधुर धुन निकाली जिसने किरास का ध्यान खींचा। लेकिन एक आश्चर्यजनक मोड़ में उसने अपनी छाती पर जोर से प्रहार किया और एक शक्तिशाली ध्वनि तरंग उत्सर्जित की जिसने किरास के शरीर में विस्फोट कर दिया। किराजू का धुआं उगलता धड़ जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन अपू जानता था कि वह एक मरीन एडमिरल को नहीं हरा सकता। उसके हस्तक्षेप ने तो बस हॉकिंस और बाकियों के लिए भागने का एक मौका बना दिया था। इसलिए वह जल्दी से भाग गया। यह एक क्लासिक हिट एंड रन रणनीति थी। हालांकि जैसे ही वह भागा, जमीन पर पड़ा किराजू अचानक उठ खड़ा हुआ। उसके शरीर का निचला हिस्सा रोशनी से बदल गया। उसने भागते हुए अपू को देखा और हंसते हुए बोला, तुमने मुझे बहुत डरा दिया। 8 स्पैन वाला दर्पण। किराजू ने अपने पेट पर हाथ रखे और रोशनी का एक चकाचौंध भरा गलियारा आसपास की इमारतों से टकराकर अपू की तरफ पहुंच गया। फिर वह रोशनी के इस रास्ते पर चल पड़ा और तुरंत अपू के ऊपर दिखाई दिया। कुल्हाड़ी जैसी रोशनी की मार से किराजू ने अपू को हवा से सीधा जमीन पर पटक दिया। जैसे ही अपू को मारा गया, किराजू तुरंत देवराज के सामने आ गया, जिसे कुछ भी अंदाजा नहीं था कि क्या हुआ है। बिना किसी चेतावनी के किराजू ने उसे पास की एक इमारत में लात मार दी। इसके बाद किराजू हॉकिंस के सामने प्रकट हुआ। अपनी नुकीली उंगली से उसने एक और लेजर हॉकिंस के शरीर को भेद दिया। हालांकि किराजू को यह जानने की उत्सुकता थी कि लेजर लगने के बाद भी हॉकिंस कैसे सुरक्षित रहा, लेकिन वह जानता था कि हॉकिंस की इस क्षमता के शायद सीमित उपयोग ही हैं। इसलिए उसने हॉकिंस पर लगातार लेजर दागे, जिससे उसकी कठपुतली जैसी सुरक्षा कमजोर होती गई। हॉकिंस की सुरक्षा जल्द ही समाप्त हो गई और वह खून थूकने लगा, घुटनों के बल अपनी छाती पकड़े हुए। किराजू को एहसास हुआ कि हॉकिंस की क्षमता क्षीण हो गई है,
इसलिए उसने आखिरी वार करने की तैयारी की। उसकी उंगलियां लेजर ऊर्जा से चमक रही थीं। हाल के दिनों में 4 नए समुद्री डाकू, जिन पर 10 करोड़ बेरीज से ज्यादा का इनाम था, कुख्यात हो गए थे। इनमें 9 करोड़ बेरीज का इनामी हॉकिंस, 2 करोड़ बेरीज का इनामी देवराज, 8 करोड़ बेरीज का इनामी अपू और 18 करोड़ बेरीज का इनामी उरुगे शामिल थे। हालांकि एक मरीन एडमिरल के हमले के सामने वे पूरी तरह से परास्त हो गए। यह शक्ति का एक जबरदस्त प्रदर्शन था। किराजू की चमकती उंगलियों को देखते ही हॉकिंस निराशा से भर गया। उसे अभूतपूर्व निराशा का एहसास हुआ। शक्ति का अंतर बहुत ज्यादा था। किराजू की मौजूदगी ने हॉकिंस को उस एहसास की याद दिला दी जो उसे नॉर्थ ब्लू में ईशान से सामना होने पर हुआ था। हालांकि इस बार हालात अलग थे। तब ईशान ने उसे बचा लिया था, लेकिन अब किराजू का सामना करते हुए वह अपनी मौत के करीब पहुंच गया था। क्या यह हो सकता है कि मेरी भविष्यवाणी गलत थी? हॉकिंस ने मन ही मन सोचा और अपनी आंखें बंद कर लीं। किरास के अंतिम प्रहार को झेलने के लिए तैयार हो गया। लेकिन जैसे ही किराजू लेजर छोड़ने वाला था, अचानक एक छाया ने उसकी स्थिति को ढक लिया। वह क्या है? किराजू ने अपना सिर उठाया और देखा कि एक विशाल जहाज उसके ऊपर आकाश में उड़ रहा है, या अधिक सटीक रूप से कहें तो यारुमान मैंग्रोव के अंतराल में उड़ रहा है। यह जहाज किराजू के लिए किसी भी अन्य चीज से अधिक परिचित था, क्योंकि यह मरीन मुख्यालय छोड़ने से पहले मैरिनफोर्ड के बंदरगाह में खड़ा था। आर्क मैक्सिम, वो बदमाश ईशान सचमुच आ गया। यह क्या है? हॉकिंस ने भी अपना सिर उठाया और आकाश में जहाज के नीचे के हिस्से को अचंभित होकर देखने लगा। इसी बीच खंडहरों और मलबे से बाहर निकले उरुगे, देवराज और अपू ने भी अपने ऊपर मंडराते उस अजीब जहाज को देखा। उन्होंने पहली बार ऐसा उड़ता हुआ जहाज देखा था। जैसे ही जहाज उनके ठीक ऊपर पहुंचा, वह धीरे धीरे रुक गया। तभी सभी ने जहाज से आती एक हताश आवाज सुनी। धिक्कार है किराजू, तुमने मेरे जहाज को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत कैसे की? यह आवाज सुनते ही किरास की मुस्कुराहट और सौम्य भाव गायब हो गए और उनकी जगह एक गंभीर भाव आ गया। हॉकिंस और बाकी लोग यह आवाज सुनकर स्तब्ध रह गए। उस जहाज पर किसने एक मरीन एडमिरल को इस तरह गुस्से से डांटने की हिम्मत की? हालांकि उन्होंने उड़ते हुए जहाज के नीचे की तरफ कुछ अजीब बात भी देखी, 2 गोल छेद। वो किराजू नहीं था। जब हॉकिंस ने ये 2 छेद देखे तो उसे तुरंत समझ आ गया कि क्या हुआ था। उसने पैसिफिस्टा की तरफ देखा, जो अभी भी आसमान की तरफ देख रहा था। हॉकिंस को कुणाल द्वारा पहले दागे गए 2 लेजर शॉट याद आ गए। एक उरूज को लगा था और दूसरा देवराज को, लेकिन दोनों ही गोलियां लगभग लंबवत कोण पर लगी थीं। क्या यह सच हो सकता है? क्या यह जहाज इतना बदकिस्मत हो सकता है कि आसमान में दागे गए दोनों लेजर शॉट संयोग से इसके नीचे लग गए? ईशान, नीचे उतरो। किराजू अब विनम्र नहीं रहा। वह जहाज की तरफ चिल्लाया, तुमने मरीन मुख्यालय से भागने की हिम्मत की और मुझे रिपोर्ट मिल गई है। मुझे तुम्हें वापस लाना होगा। चूंकि हम यहां मिले हैं तो चलो इसे सुलझा लेते हैं। जब हॉकिंस ने किरास को चिल्लाते हुए सुना और ऊपर देखा तो उसने सोचा, ईशान, क्या ये वही हो सकता है? न जाने क्यों जब हॉकिंस ने यह नाम सुना तो उसे अचानक राहत महसूस हुई। उसे पता था कि वह बच गया है। भविष्यवाणी गलत नहीं थी, इसमें उसे दानदाता के रूप में संदर्भित किया गया था, हॉकिंस ने सोचा। जब उन्होंने किरास की चीख सुनी तो आकाश में जहाज के किनारे से एक सिर उभरा। हॉकिंस की नजर बहुत अच्छी थी और उसने तुरंत उस व्यक्ति का चेहरा